मेरा नाम दुष्यंत है और मैं हरिद्वार के शमशान घाट में 12 सालों से काम कर रहा हूँ, जहाँ लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करना और उनकी चिताओं को आग लगाना, फिर शमशान घाट की सफाई करना ही मेरा काम होता था। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैं आज भी उस दिन को याद कर सहम जाता हूँ। अक्सर हम लोग लाशों को आग लगाने के बाद उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर बाकी बची राख को गंगा में बहा दिया करते थे। मेरे पास अक्सर हवलदार और पुलिस इंस्पेक्टर का आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार सबसे कम खर्चे में किया करता था और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। पर फिर एक शाम शमशान घाट में एक इंस्पेक्टर मेरे पास एक अनजान लड़की की लाश को लेकर आया। इंस्पेक्टर दुशांत, ऊपर से ऑर्डर, और सुन, अस्थियां बस्तियां वाला तामझाम नहीं चाहिए। बस लाश को फूंक और सारा कुछ गंगा में बहा दे, गंगा माँ सब माफ कर देगी। ये कहते हुए इंस्पेक्टर ने कफन में लिपटी हुई लाश को गाड़ी से उतारकर मेरे सामने रख दिया, जिसे देख मैंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, दुशांत, पर साहब शाम के 6 बज गए हैं, अर्थी से जाते ही रात हो जाएगी और रात को अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते हैं। वेदों में उसकी सख्त मनाही है, पाप लगता है साहब। मेरी इस बात पर इंस्पेक्टर कुछ सोचते हुए बोला। इंस्पेक्टर नोटों की गड्डी थमाते हुए, अच्छा ऐसा है क्या, तो ये ले रख ले। गंगा और गांधी, इन दोनों से या तो पाप धुल जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अब फालतू की तानेबाजी बंद कर, मुझे ऊपर भी जवाब देना होता है। इंस्पेक्टर ने अपनी पैंट की जेब में से अनगिनत नोट निकाल कर मेरी शर्ट की जेब में ठूस दिए और खुद कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। शायद सच ही कहा था उसने। गंगा और गांधी के से अपने पापों को छिपाया और मिटाया जा सकता था। तभी तो मैं बिना कोई सवाल किए उस लड़की को जलाने के लिए अस्थियां सजाने लग गया था। मैं कफन में दबी लाश को देख ही रहा था कि इतने में इंस्पेक्टर ने मुझे फिर से कहा, इंस्पेक्टर, यार दुशांत, वैसे ज़्यादा लकड़ियाँ लगने नहीं वाली हैं, जवान थी ये, देख तो कितनी दुबली पतली सी है, इसलिए बोल रहा हूँ, जल्दी से फूंक डाल इसे। कुछ देर बाद मैंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, दुशांत, इंस्पेक्टर साहब, सब सेट कर दिया है मैंने, आप जरा लाश को हाथ लगाओ, चिता पर लिटाते हैं इसको। मैं अंतिम संस्कार के बारे सारा इंतजाम कर चुका था, अब बस लाश को चिता पर लिटाकर उसे अग्नि देनी थी, इसलिए मैंने इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाया था। इंस्पेक्टर भी मेरे बुलाने पर मेरी मदद करने आ गया था। हम दोनों ने लड़की की लाश को उठाकर उसको चिता पर लिटा दिया। उसका जिस्म तप रहा था। हाँ, लड़की का जिस्म तप रहा था। दुशांत साहब, कितना टाइम हुआ है इसे मरे हुए। इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर, तुझे क्या करना है, ज़्यादा पुलिस वाला मत बन, ज़्यादा बोलेगा ना तो इसके खून में तुझको ही अंदर कर दूंगा, समझा। मैं भी इंस्पेक्टर की बात सुन चुप हो गया। मैं हाथ में मशाल लेकर लाश को जलाने आगे बढ़ा ही था कि अचानक लाश के मुंह से कपड़ा उड़ गया और मेरी नज़र उस लाश के चेहरे को ताकने लगी, जिसे देखकर मेरी तो रूह ही कांप गई। मैंने देखा कि वो लाश अपनी पलकें झपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो लाश रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों से निकले आंसू थम नहीं रहे थे। उस लाश को देख मैं भी एक पल को जिंदा लाश बन गया था और यही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी लाश को रोते हुए नहीं देखा था। मैंने इंस्पेक्टर से चीखते हुए कहा, दुशांत, इंस्पेक्टर साहब, ये मरी नहीं है, ये तो जिंदा है, ये क्या अनर्थ करवा रहे हैं आप मुझसे। मैं इंस्पेक्टर से कहता हुआ पीछे हट गया और मेरे हाथ में से मशाल भी नीचे गिर गई। इस वक्त पूरे शमशान घाट में सिर्फ हम लोग ही थे।
इसलिए मेरी चीख सुनकर भी कोई हमारे पास नहीं भटका। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ज़्यादा पैसों के लालच में आकर मैं पाप करने जा रहा था। इस पर इंस्पेक्टर बोला, इंस्पेक्टर दुष्यंत पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हो? वो एक लाश है और लाश सांस नहीं लिया करती। तेरा ये रोज का काम है, फिर तू भी ड्रामे क्यों कर रहा है? हालांकि रात हो गई है, पर डर क्यों रहा है? मैं हूँ तेरे साथ। अब जल्दी से चिता को अग्नि दे, समझा? इंस्पेक्टर की बातें सुन मेरी सांस तो शांत हो गई, पर मेरा मन नहीं। फिर मैंने अपना मन मारकर चिता को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मशाल के आसपास काले साए मंडरा रहे हैं और चिता से भी लकड़ियां अपने आप गिर गई हैं। मेरा मन बेचैन होने लगा, पर इसे नज़र का धोखा मान मैं लाश के पास चला गया। फिर अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि लाश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए मुझसे कहने लगी, लाश प्लीज़ मुझे मत जलाओ, मैं जिंदा हूँ। ये सब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनका राज सामने ना आ पाए। कम से कम तुम तो इनका साथ मत दो। मैं पेट से हूँ, माँ बनने वाली हूँ। मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चे को तो मत मारो प्लीज़। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। लाश की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी इंस्पेक्टर ने मुझे फिर टोकते हुए कहा, इंस्पेक्टर अरे चिता के पास खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? अब क्या फिर लेक्चर दूं तुझे? एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? बोला, लाश को जला तो जलाता क्यों नहीं है? अगर तेरे से नहीं होता तो ला मुझे दे ये मशाल, मैं खुद ही फूंक डालता हूँ उसे। इतना कहकर वो इंस्पेक्टर मेरे हाथ से मशाल लेने आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने उसी मशाल से इंस्पेक्टर का चेहरा जला दिया, जिसके दर्द से वो जोर जोर से छटपटाने लगा था। इंस्पेक्टर कोई बचाओ मुझे, मेरा चेहरा जला दिया गया है। इंस्पेक्टर दुष्यंत तुझे मेरा आधा चेहरा जला दिया है, ये तूने अच्छा नहीं किया। इंस्पेक्टर अपना चेहरा छुपाए दर्द के मारे इधर उधर भटक रहा था और जोर जोर से चीख रहा था। पर जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम लोगों के अलावा पूरे शमशान घाट में कोई नहीं था जो उसकी मदद के लिए आ पाता। लाश की आंखों में बस एकटक इंस्पेक्टर को ही तड़पते हुए देख रही थी। उसकी आंखें में सुकून साफ झलक रहा था और मैंने भी अब ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब इस लड़की के बारे में जानना था जिसको इंस्पेक्टर ने जिंदा जलाना चाहता था। मैं भी अपने हाथ में मशाल लिए सीधा उस इंस्पेक्टर की ओर चला दिया और उसकी मशाल से उसे जिंदा जलाने की धमकी देते हुए बोला, दुष्यंत अभी तो तेरा आधा चेहरा ही आग से झुलसा है। अगर सच नहीं बताया तो लड़की की बजाय मैं तुझे ही जिंदा जला दूंगा। इंस्पेक्टर को आग में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसने भी लड़खड़ाते हुए कहा, इंस्पेक्टर हाँ, ये लड़की मरी नहीं है, अभी जिंदा है। जैसे ही मैंने सुना मेरा रोम रोम खड़ा हो उठा। दुष्यंत पर क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप ये अनर्थ क्यों करवाना चाहते थे, बताइए। अगर मेरे हाथों ये पाप हो जाता तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। क्यों किया आपने ऐसा, बोलिए। इस पर इंस्पेक्टर ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, इंस्पेक्टर दुष्यंत तुम शायद भूल रहे हो कि कानून का हाथ अंधा होता है। हमें बस ऊपर से आर्डर दिए जाते हैं जिन्हें हम हर हाल में हमें फॉलो करना ही होता है। और बात रही इस लड़की की, तो इसका भाई एक रिपोर्टर था जिसने कमिश्नर की नाक में दम कर दिया था। फिर कमिश्नर के कहने पर मैंने इसके भाई का एनकाउंटर कर दिया, लेकिन इसकी बहन काला जादू जानती थी, जिसकी मदद से इसने अपने भाई की आत्मा को वापस बुलाया और कमिश्नर को जान से मारने की कोशिश की। इसे इतना डराया कि वो पागल हो गया और इसने मेरी पत्नी को भी पागल कर दिया। मन तो किया कि इसका भी इसके भाई की तरह एनकाउंटर कर दूं,
लेकिन मैं कमिश्नर की शपथ लेने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तुझे और पैसे चाहिए तो बता दो, मैं करोड़पति बना दूंगा तुझे। बस किसी भी तरह से इस लड़की को फूंक डाल, अभी के अभी। इंस्पेक्टर की बात सुन मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने मन में बस इंस्पेक्टर की कही हुई बातें ही घूम रही थी, जिसके बारे में सोचते हुए मैंने खुद से कहा, दुशांत मन में, मतलब कि वो मेरा भ्रम नहीं था। इस लड़की ने काले जादू की मदद से सच में मुझसे बात की थी। पर मेरे मन को एक सवाल और नोच रहा था, जिसका जवाब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। दुशांत, अगर ये लड़की जिंदा है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्या किया जो इसका ये हाल हो गया कि ये बोल भी नहीं पा रही और हिल भी नहीं पा रही? और इसने तो कहा था कि ये पेड़ से है, मरना नहीं चाहती है। इस पर इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, इंस्पेक्टर, अच्छा तो काले जादू की मदद से ये तेरे से भी बात करने लगी? अरे, जब मैंने इसे घर से उठाया तो बहुत छटपटा रही थी, तो इसे शांत करने के लिए मैंने इसमें इतने इंजेक्शन ठोके कि पैरालाइज हो गया। और रही बात बच्चे की, तो गरीब की झोली में कौन सा दान किसका है क्या मालूम। इंस्पेक्टर की सारी बातें सुनने के बाद मैं खुद से बस यही कह रहा था, दुशांत, लोग तो पहले से ही कब्र में मर चुके होते हैं अंदर से। ये शमशान तक आना, चिताओं का अंतिम संस्कार करना, ये सब तो सिर्फ एक रस्म है, खुद को झूठी उम्मीद और तसल्ली देने की, मोक्ष पाने की। मैं खुद से कह ही रहा था कि मेरा ध्यान भटकते ही इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर मुझ पर तानते हुए कहा, इंस्पेक्टर दुशांत, तेरा एनकाउंटर तो मैं अपने ही हाथों से करूँगा। मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया तूने। इंस्पेक्टर मुझ पर गोली चलाने वाला था कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। चिता पर लेटी हुई लड़की का कफन उड़कर मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने आ गया। इंस्पेक्टर ने गोली भी चलाई, पर एक भी गोली कफन को चीर नहीं पाई। मैं सही सलामती कफन की दूसरी तरफ खड़ा रहा, मानो जैसे वो कफन कोई कपड़ा नहीं बल्कि कोई लोहे की दीवार हो। इंस्पेक्टर ने अपनी रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां मुझ पर चढ़ा दी थी, पर एक भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाई। और अगले ही पल वो कफन इंस्पेक्टर के जिस्म से लिपटकर उसका दम घोटने लगा। इंस्पेक्टर का जिस्म उस कफन में कटने लगा था। वो दर्द के मारे चीख रहा था, तड़प रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था। इंस्पेक्टर के जिस्म को लिपटा कफन उसके खून में भीग पूरी तरह से लाल हो चुका था। जान में मेरे मन में क्या सूझी, मैंने भी नीचे गिरी मशाल को उठाकर उसके कफन में आग लगा दी। वो इंस्पेक्टर जिंदा ही जलने लगा। कुछ देर तो उसकी चीखे की गर्माहट हवा में रही, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ रात के सन्नाटे की तरह शांत हो गया। इंस्पेक्टर के जलने के बाद मैंने उसकी अस्थियां गंगा में बहा दी और उसकी लड़की को लेकर घर चला आया। आज उस घटना को 8 साल हो चुके हैं। मैंने उस शमशान घाट में काम करना भी छोड़ दिया है। अब मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मैं जयप्रीत का ख्याल रखता हूँ। ये नाम मैंने उस लड़की को दिया है। उसके पेट में पल रहा बच्चा दवाइयों के रिएक्शन से पेट में ही मर गया था, पर वो आज भी मुझसे पलकें झपकाकर बातें ही किया करती है। सच कहूँ तो मैं जयप्रीत से प्यार करने लगा हूँ, पर ये बात मैं उसे तब बताऊंगा जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर आप उससे कुछ मत कहना, पता है ना वो जादू जानती है। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें।